नमस्कार, वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MDI स्कूल मिल्कीपुर पे। यह वीडियो क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो हमारी पहले आ चुकी है। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखेंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कैसे होगा, जैसे अब ये आप लोगों को तो यही पता होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा थोड़ा गलत है। कैसे गलत है इसको हम सिद्ध करते हैं, देखिएगा कैसे। जैसे देखेंगे कि कह रहा है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब एक या एक से अधिक, एक और दो, यानी एक या एक से अधिक दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो परिभाषा यहाँ पे लिखी है उसके अकॉर्डिंग तो ये आपका सही होता है, लेकिन कुछ गलत कैसे हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम बात करें कि CaCO3, अब CaCO3 एक ही पदार्थ है, लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद आपका क्या हो जाता है, एक तो आपका CaO और दूसरा CO2, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पे अकेला एक ही पदार्थ है जिसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर क्या मिल रहा है, CaO + CO2, यानी इसके लिए अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, ये परिभाषा गलत हो जाती है। लेकिन आपके अध्यापक ने आपको जो बताया है एग्जाम में आपको वही लिखना है। इसकी नई वाली परिभाषा क्या होती है, NCERT में जो दिया है, इसकी नई वाली परिभाषा क्या होती है कि जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है तब उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर आपके टीचर ने आपको ये परिभाषा लिखाई है तो आप यही लिखिएगा एग्जाम में, लेकिन आपको जो NCERT में मिलेगी वो परिभाषा आपको जो मैं बता रहा हूं वो आपको NCERT में मिलेगी। कौन सी परिभाषा NCERT में मिलेगी, तो जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे देखिएगा, तो अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। जैसे आप लोगों को एक मैग्नीशियम का रिबन ले लेना है, जैसे आप एक मैग्नीशियम का रिबन ले लीजिए, साथ ही साथ इसको आप ऑक्सीजन के उपस्थिति में जला दीजिए। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाना है तो नीचे जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा MgO। क्या प्राप्त होगा, MgO। आगे देखते हैं, जैसे अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो पदार्थ उपयोग में लाए जा रहे हैं, अब कौन कौन से पदार्थ उपयोग में लाए जा रहे हैं, तो मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। इसको क्या, जो पदार्थ उपयोग में लाए जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो पदार्थ का निर्माण करता है, यानी जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोला जाता है, उत्पाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्पाद बोला जाता है। जैसे अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किन दो पदार्थों का उपयोग किया गया है, तो किन दो पदार्थों का उपयोग किया गया है, तो साथ ही साथ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का उपयोग किया गया है।
यहाँ से आपको दो बातें सीखनी है। जैसे अगर हम बात करें कि अभिकारक, यानी अगर आपसे कहा जाए कि अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक क्या होता है, अगर अभिकारक की बात कर रहा है तो अभिकारक आपका हो जाएगा कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उससे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। लेकिन अगर उत्पाद की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो उत्पाद की परिभाषा जो होगी वो हो जाएगी ऐसे पदार्थ जो अभिकारकों के रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, या ऐसे पदार्थ जो अभिकारकों के रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ऐसे पदार्थ जो अभिकारकों के रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए पदार्थ का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, यानी अभिकारक, दो पदार्थ आपस में मिल करके क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई एक पदार्थ अकेला जब रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद नए पदार्थ का निर्माण कर देता है तो उसे उत्पाद कहते हैं। और जो रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, उसे अभिकारक कहते हैं। ऐसा तो लग रहा है कि आप लोग समझ गए कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। आगे देखते हैं। अब अगर आपसे हम कहें कि इसमें अभिकारक क्या है और मैग्नीशियम क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें मैग्नीशियम क्या है, सॉरी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक है। जैसे कि अगर हम कहें कि मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, और आगे आपका क्या हो जाएगा, इसमें एरो के द्वारा जो हम दर्शाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, अगर इस तरीके से समीकरण आप बनाते हैं तो ये हो जाता है आपका शब्द समीकरण। क्या हो जाता है, शब्द समीकरण। क्योंकि मैं शब्द समीकरण क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। यानी एनसीईआरटी की बुक में आपका जो मिलेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाएगा, और शब्द समीकरण में भी दिया जाएगा और सांकेतिक भाषा में। और मैं आपसे बात कर रहा हूं कि समीकरण यानी रासायनिक सूत्र को सांकेतिक रूप में लिखने का। तो अगर इस तरीके से हम लिखते हैं इसको, तो इसमें आपका बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का जो सांकेतिक रूप होता है वो होता है Mg। तो आपका क्या हो जाएगा, Mg प्लस O2, और एरो लगा दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा RHS और LHS को हम क्या करते हैं, एक एरो के द्वारा बराबर लिखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और आगे आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सांकेतिक समीकरण यानी रासायनिक सूत्र। इसको आप क्या बोल सकते हो, रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या बोल सकते हो, रासायनिक समीकरण। आगे देखते हैं। अब अगर आप कहो कि ये क्या है, MgO क्या है, Mg क्या है और O2 क्या है, तो इसको आपको क्लास 9th में पढ़ना था। क्योंकि अगर आप क्लास 9th को सही ढंग से नहीं पढ़ा है तो देखिएगा आपको क्लास 10th में कितना मुश्किल होगा पढ़ने में। तो इसलिए आपको क्लास 9th की चीजों को एक एक बार फिर से रिपीट कर लेना है। अब अगर हम बात करें कि अभिकारक और उत्पाद को कैसे लिखना है, तो हमें किस तरीके से लिखना है। जैसे कि अभी हमने बताया कि मैग्नीशियम
का सांकेतिक रूप क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का Mg होता है। तो उसी तरीके से अभिकारक और उत्पाद को हमें किसमें लिखना है, सांकेतिक भाषा में लिखना है। यानी सांकेतिक रूप हो गया Mg किसका, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन किसका हो गया, O2 का हो गया, और MgO किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो गया। अभी ये समीकरण की अगर हम बात करें तो अभी आपका ये समीकरण कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जो हम इस समीकरण को बोलेंगे इसको बोलेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण बोलेंगे। लेकिन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये संतुलित नहीं हुआ है। जब इसको हम संतुलित करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें संतुलित करना है तो यहाँ पे 2Mg यानी 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। यानी अब हम देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2 हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें संतुलित क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अगर 2 को हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 2 को हटा दिया जाए तो मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम 1 यहाँ पे भी है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यानी संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। यानी मैग्नीशियम 2 है तो मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यानी अब हम अगर इसको बोले तो इसको हम बोलेंगे कौन सा समीकरण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना या फिर कंकाली समीकरण को संतुलित करना। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये समीकरण जो आपको दिख रहा है ये क्या है, तो यहाँ पे आयरन 3 है, तो यहाँ पे भी आयरन 3 है। इसको हम क्या देख रहे हैं कि संतुलित है या फिर कंकाली समीकरण है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे Fe यानी 3Fe यानी Fe3 यानी आयरन 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी क्या है, 4 दूना 8 यानी 3 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 दूना 8 तो यहाँ पे 4 दूना 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है। लेकिन ये अब अगर हम कहें कि ये संतुलित है तो इसका आंसर होगा हाँ संतुलित है। लेकिन इसमें अगर हम कहें कि पूरा सही है तो पूरा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि हमें इसमें पूरी इसकी भौतिक अवस्था और दर्शानी रहती है। यानी अगर हम बात करें कि Fe यानी भौतिक अवस्था, यानी अगर हम कहें कि ये ठोस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है या फिर सॉलिड अवस्था में है, तो अगर हम कहें कि Fe किस अवस्था में है तो सॉलिड अवस्था में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, छोटा बगल में क्या लिख देंगे S यानी सॉलिड। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा कि ये किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। अब यहाँ पे देखेंगे कि H2O किस अवस्था में है, तो H2O गैस अवस्था में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे G यानी गैस अवस्था में। आप लोग इसको याद करते चलिएगा। अगर आगे हम कहें कि FeO2 यानी O4 किस अवस्था में है तो सॉलिड अवस्था में, तो यहाँ पे S लिख देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि H2 यानी हाइड्रोजन किस अवस्था में है तो गैस अवस्था में है, तो इसको क्या लिखेंगे, गैस अवस्था में लिख देंगे। और हाँ ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, ठीक है, क्या करना है, एक एक पॉइंट पूरा नोट करते चलिएगा। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि अगर देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर ये G है यानी गैसीय अवस्था में है तो इसको ऊपर की तरफ एरो बना देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि रासायनिक समीकरण में कुछ अवस्था बतानी रहती है, तो अवस्था बताने के लिए अगर हम कहें कि सॉलिड है तो सॉलिड के लिए S, और अगर वो लिक्विड है तो क्या हो जाएगा, L से दर्शाते हैं। लेकिन अगर गैस की बात करेगा तो G से दर्शाते हैं। और एक आपका होता है AQ
AQ क्या होता है? तो AQ का मतलब होता है जलीय घोल। क्या होता है? जलीय घोल होता है। आगे देखते हैं। इसी के साथ में 2-3 चीजें और आपको दिखानी रहती हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि दाब, ये जैसे यहाँ पे आपका लिखा है इस तरीके से, कहीं पे दाब तो उस तरीके से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, या फिर ताप, आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, या फिर उत्प्रेरक। ये सारी चीजें आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, इसकी मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है? गैस है। ये भी गैस है तो क्या हो जाएगा? ये गैस है। और ये आपका क्या हो जाएगा? लिक्विड में है तो L लिखेंगे। अब अगर हम कहें कि L, गैस और गैस दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाती हैं? तो लिक्विड बना दे रही हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ है। तब तक के लिए नमस्कार।